हमारे साथ प्रद्युमन भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। जो वोटिंग आई और जो पिछली बार से कम वोटिंग हुई, उसके बाद तो धक धक तेज हो गई है सभी के दिलों में। प्रद्युमन भाई। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। ये वर्षों बाद एक ऐसा चुनाव देखने को मिला है जिसमें किसी पार्टी की कोई आंधी दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ हम्म। लोग भारतीय जनता पार्टी को जो हराने वाले हैं वो शामिल हैं, और दूसरी तरफ जो हम्म। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने चाहते हैं वो लोग शामिल हैं। हम्म। भीषण गर्मी 46-47 डिग्री टेम्परेचर में हरियाणा प्रदेश में जो छठे चरण हम्म। में चुनाव हुआ, जी। उसमें जिस हम्म। तरह से अप्रत्याशित रूप से वोटरों ने बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया और पिछली हम्म। बार की तुलना में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग कम हुई, जिसका हम्म। सीधा सीधा जो खामियाजा है वो हम्म। प्रत्याशियों को इस बात के लिए भुगतना पड़ रहा है कि कोई भी प्रत्याशी ये दावा नहीं कर सकता सही ढंग से कि वो इतने हम्म। लाख वोटों से चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि जी। इस बार के चुनाव में लाखों की बजाय हजारों में हार जीत होती दिखाई दे रही है। हम्म। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आपने कहा कि जो पिछली बार का जो मार्जिन था, यहाँ पे रिकॉर्ड मतों से भी जितवाया। सबसे कम अगर बात करें तो जी रोहतक 7500 थी। इसके अलावा अगर हर सीट को देखें तो लाखों की जीत का अंतर था। अब की बार ये वजह क्या रही? अब की बार इतना क्यों इतना जो मत प्रतिशत गिरा है मतदान का, तो वो क्या वजह मानते हैं आप? पिछली बार हरियाणा प्रदेश में 2 लोकसभा क्षेत्र तो ऐसे थे जिनमें देश में सबसे बड़ी जो 3 जीतें हैं उनमें से 2 हरियाणा प्रदेश की शामिल थी, करनाल और हम्म। फरीदाबाद से। और हम्म। देश की जो सबसे कम वोटों की हारों में जो गिनती गिनी जाती है वो रोहतक भी हरियाणा में ही थी। हम्म। इस बार जिस तरह से वोटिंग नहीं हो पाई उसके 2-3 मुख्य कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इस बार वोटरों का जो उत्साह है वो किसी भी हम्म। तरह से दिखाई नहीं दे रहा था पूरे चुनाव में। जब नेता हम्म। गांव दर गांव, वार्ड दर वार्ड जनसभाएं झलसे जुलूस कर रहे थे, तो भी लोगों हम्म। में कोई बहुत ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा था। भीड़ बहुत जी। कम आ रही थी। यहां तक कि चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियां हों, चाहे विपक्ष के नेता जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं की रैलियां हों, चाहे हम्म। प्रियंका गांधी के रोड शो हों, और चाहे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके झलसे जुलूस हों, लोग हम्म। घरों से बहुत कम निकले। क्योंकि इस बार 2 ही प्रकार का वोटर मैं ऐसा समझ रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश में दिखाई दिया। एक तो जो जी। क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इससे हम्म। पहले के हर चुनाव में कहीं ना कहीं स्टैंड पर रहती थी, या तो वो हम्म। जीतती थी या सम्मानजनक उनकी हार होती थी। लेकिन जी। इस चुनाव में जो हरियाणा प्रदेश की दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चौधरी हम्म। देवीलाल के परिवार से दोनों आती हैं, चाहे वो हम्म। इनेलो हो और चाहे जेजेपी हो। इनेलो सिर्फ एक कुरुक्षेत्र की सीट पर संघर्ष करती हुई दिखाई दी, जी। जबकि जेजेपी पूरे हरियाणा में कहीं भी जो है संघर्ष करती हुई नहीं दिखी। और हम्म। इनेलो को सिर्फ कुरुक्षेत्र से ही यही उम्मीद थी कि यहां उनको कुछ वोट मिल जाए जिससे उनका जो चुनाव चिन्ह है वो बचा रह जाए। जबकि हम्म। जेजेपी कहीं भी ऐसी स्थिति में नहीं थी कि जमानत बचना तो बड़ी दूर की बात है, 1 लाख वोट तक भी कहीं आ जाए, पूरे हम्म। हरियाणा प्रदेश में ऐसी किसी लोकसभा में उसकी हालात नहीं थी। सिर्फ 2 ही प्रकार का वोटर दिखाई दे रहा था, या तो जो नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है वो, या दूसरा जी। जो 10 साल से बीजेपी सत्ता में है उसको हटाना चाहता है वो। उन्होंने हम्म। ना कोई पार्टी देखी ना कोई प्रत्याशी देखा, सिर्फ ये देखा, मोदी भक्तों ने तो ये देखा कि कमल का चुनाव चिन्ह कौन लेकर के आया हुआ है वहां वोट डाला। और जो मोदी हम्म। के खिलाफ जो लोग हैं उन्होंने कहीं कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा जी। कि कौन आदमी चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने सिर्फ ये हम्म। देखा कि बीजेपी को हराने में कांग्रेस सक्षम है, तो इसलिए हाथ का पंजा का चुनाव चिन्ह उन्होंने दाबा। बहुत जगहों हम्म। पर तो ऐसे ऐसे लोगों से भी बात हुई जिनको यही नहीं पता था कि उनका प्रत्याशी कौन है, वहां से चुनाव हम्म। कौन लड़ रहा है। उसके हम्म। बावजूद वोटरों ने जो है वोटिंग की। ये हम्म। एक बहुत बड़ा कारण तो ये है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि गर्मी बड़ी भारी थी, हम्म। बहुत से प्रत्याशियों की जो मैनेजमेंट थी वो भी सही ढंग से नहीं थी, जिस वजह से हम्म। इतनी पोलिंग नहीं हो पाई।
क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, कोई आम ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं। लोकसभा के चुनाव में अक्सर लोग उतना उत्साह दिखाते भी नहीं, उन्हें तो घरों से लाना पड़ता है, जो इस बार बहुत से प्रत्याशी नहीं कर पाए। जी, एक तो इसमें जो ट्रेंड देखने को मिला अब की बार, जो आपने कहा कि सीधम सीध है, सीधा बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर दिखाई दी, और जो बचे दल थे, जेजेपी की बात करें, इन दलों की बात करें, तो सबकी सबकी ऐसा लग रहा है, जो ट्रेंड देखने को मिला कि कोई भी जमानत ना कहीं ऐसी स्थिति में नहीं है कि जमानत भी बचा पाए दूसरी पार्टियां, अगर कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दे तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं नजर आ रहा आपको। पूरे हरियाणा प्रदेश में सिर्फ एक कुरुक्षेत्र में अगर अभय सिंह चौटाला को छोड़ दें तो कहीं भी किसी प्रत्याशी ने सीरियसली चुनाव ही नहीं लड़ा। जीत के लिए तो एक अलग बात है, बहुत से प्रत्याशियों ने सिर्फ अपना मुख्य कार्यालय खोला, उन्होंने अपने हल्का स्तर तक भी जो है अपने कार्यालय नहीं खोले। बहुत से, क्या अधिकतर प्रत्याशी क्षेत्रीय पार्टियों के ऐसे थे जिनके तमाम बूथों पर जो है कहीं बूथ नहीं लगे हुए थे, कहीं उनके एजेंट नहीं थे, और बहुत से ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो पूरी लोकसभा क्षेत्र का दौरा तक भी नहीं कर पाए। ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव बिल्कुल आमने सामने का था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार लड़ रही थी, और दूसरी तरफ जनता चुनाव लड़ रही थी। जनता कांग्रेस के प्रत्याशियों का चुनाव इस लोकसभा चुनाव में लड़ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछली बार जो हार का जो अंतर था लाखों में, अब की बार तो सिमट जाएगा हजारों में। देखो, पिछली बार जिस तरह से 6.5 लाख, 4 लाख, 4.25 लाख, 3.25 लाख की जो जीतें थी, इस बार वो 1 लाख से नीचे नीचे तो लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में रहेंगी, 1-2 को छोड़ दें तो, और बाकियों में कहीं कहीं तो वो 50,000 से नीचे भी जा सकती हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है कि पोलिंग के बाद तमाम जो प्रत्याशी हैं वो, उनकी रातों की नींद भी उड़ी होगी और दिन का चैन भी उड़ रहा होगा। बिल्कुल। तो एक एक लोकसभा सीट की हम बात कर लेते हैं कि कहाँ किस तरीके की क्या वोटिंग परसेंटेज रहा, या फिर किस तरीके के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, लोगों की जो बातचीत हुई होगी, तो उनका क्या वहां पर आ रही है बात की कौन किस पर भारी है। आपकी तरफ से ही शुरू कर देते हैं, सिरसा साइड से। सिरसा लोकसभा की बात करें तो अशोक तंवर वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट थे, कुमारी शैलजा यहाँ पे कांग्रेस की कैंडिडेट थी। तो क्या लग रहा है वहां पर इस सीट पर? देखो, सिरसा लोकसभा क्षेत्र में प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटिंग इसी सीट पर हुई है। यहाँ जो है 69% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया है, हालांकि पिछली बार से कम रही हैं। उसके बावजूद इस सीट पर चुनाव की वोटिंग से 3-4 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि कुमारी शैलजा हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से इस सीट से जीतने जा रही हैं, और कुमारी शैलजा कांग्रेस के खाता सिरसा से ही खोलेंगी हरियाणा प्रदेश में। लेकिन जो 3 दिन के चुनाव में, जो 3 दिन का चुनाव था जिसमें बीजेपी ने बड़ी भरसक मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि अब जो है चुनाव बड़ा कांटे का बन चुका है, और जो लाखों की जीत कुमारी शैलजा की दिखाई दे रही थी वो अब हजारों में आ चुकी है। इस लोकसभा क्षेत्र में बड़ा कांटे का मुकाबला देखने को मिला, और यहां एक बहुत बड़ी बात जो निकल करके आ रही है वो ये है कि कांग्रेस की प्रत्याशी के साथ कहीं ना कहीं भीतरघात की खबरें भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ ना कर दी हो। हालांकि वो तो जब 4 तारीख को चुनाव परिणाम आएगा और उन नेताओं के बूथों पर जब पता चलेगा कि कितनी वोटिंग हुई है तभी पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीट कांग्रेस जीतने जा रही है, लेकिन मार्जिन बड़ा कम रहेगा। जी जी जी। हिसार की क्या स्थिति है आपके हिसाब से? अगर हिसार लोकसभा की बात करें तो यहां भी वोट परसेंटेज बड़ा कम रहा पिछली बार की तुलना में। यहां लगभग 65% मतदाताओं ने अपने वोटों का इस्तेमाल किया, और इस सीट पर भी बड़ी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि यहां जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं चौधरी रणजीत सिंह, वो इस कांटे के मुकाबले में 30,000 से और 50,000 के बीच में कहीं भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सीट पर
कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी के साथ बड़ा भीतरघात होने की सूचनाएं मिल रही हैं। कई बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने उनके लिए ना प्रचार किया ना उनके लिए वोट मांगे, जिसका सीधा सीधा खामियाजा इस लोकसभा क्षेत्र में जयप्रकाश जेपी को भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या लगता है कि अब चौटाला परिवार की क्या स्थिति थी, क्योंकि चौटाला परिवार के तो 3 सदस्य आमने सामने थे यहाँ पर। देखो, इस लोकसभा क्षेत्र में जब वोटिंग हो रही थी, एक बड़ा गजब जो वाक्या देखने को मिला वो ये मिला कि यहाँ जो चौधरी देवीलाल परिवार के 2 और सदस्य खड़े थे, नैना और सुनैना चौटाला, उनको जब रिजल्ट आएगा तो बहुत कम वोट मिलेंगे, और जो चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ जो लोग वर्षों से जुड़े हुए थे उनमें से बहुत से लोगों ने चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला को वोट डाले हैं। और वो वोट डालने का कारण भी सिर्फ यही था कि आखिर के 2-3 दिन में इस तरह का माहौल बन गया था कि कहीं जयप्रकाश जेपी चौधरी देवीलाल परिवार के 3 सदस्यों को ना हरा दे। और उस चक्कर में जो चौधरी देवीलाल के कार्यकर्ता और भगत रहे हैं उन्होंने नैना सुनैना की बजाय रणजीत सिंह की तरफ जो है वोट करने की सूचनाएं आ रही हैं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से। जी, जिसका फायदा रणजीत सिंह को होता दिखाई दे रहा है। हालांकि काफी विरोध था उनका वहां पर। जी, विरोध जबरदस्त था, और हिसार लोकसभा के बहुत से गांव में रणजीत सिंह को घुसने भी नहीं दिया गया। बहुत से गांव ऐसे थे जिसमें उनको भाषण नहीं देने दिया गया। उसके बावजूद उनको जो है वोट पड़ रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि उनकी जो छवि है और उनके सामने वाला जो प्रत्याशी है उनकी छवि जिस तरह से जनता में दूसरी पार्टी के नेताओं ने प्रस्तुत की है, उसका कहीं ना कहीं सीधा फायदा रणजीत सिंह को होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बड़ी कांटे का मुकाबला होगा, और 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो लोग हतप्रभ भी रह सकते हैं। बिल्कुल जी। तो फिर उससे सटी है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा, वहां पर भी जिस तरीके की चीजें बनी, जो रिपीट किया गया था, बीजेपी ने अपने ही कैंडिडेट को धर्मवीर को, और कांग्रेस ने अपने दूसरे नए चेहरे के ऊपर वहां पर दाव खेला। हालांकि जेजेपी के भी अच्छे कैंडिडेट वहां पे राव साहब उतारे थे। क्या स्थिति लग रही है वहां पर? भिवानी महेंद्रगढ़ ऐसी सीट है जहां दोनों ही जो बड़े नेता हैं उनके साथ भीतरघात होने की खबरें आ रही हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राव दान सिंह, उनको किरण चौधरी के जो समर्थक हैं उन्होंने उस स्तर पर वोटिंग नहीं की जिस स्तर पर होनी चाहिए थी। वहीं जो चौधरी धर्मवीर सिंह है बीजेपी के प्रत्याशी, उनको भी दादरी जिले के एक बड़े नेता ने ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि उन्होंने भीतरघात उनके साथ कर दिया है। और जो सूचना जो मिल रही है उसके मुताबिक यहां भी बड़ा कांटे का मुकाबला है, और अंततः यहां बाजी जो है बड़ी कांटे की दिखाई दे रही है। अगर सिलसिलेवार मैं बताऊं भिवानी लोकसभा की, तो तोशाम, भिवानी और अटेली और नारनौल 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां चौधरी धर्मवीर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। जबकि बाडड़ा, महेंद्रगढ़, ये 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां राव दान सिंह चुनाव जीत रहे हैं। और लोहारू, दादरी और नांगल चौधरी, ये 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां कांटे की टक्कर है। कहीं ना कहीं लग ऐसा रहा है कि बहुत कम मार्जिन से कोई भी प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत सकता है, दोनों में से, और मार्जिन बड़ा कम रहेगा। तीसरी जो बड़ी बात है, यहां किरण चौधरी के जो समर्थक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं चौधरी धर्मवीर सिंह की तरफ उनका रुख कुछ नरम दिखा वोटिंग के समय। और बाडड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है जहां से चौधरी धर्मवीर सिंह पूर्व में विधायक भी रहे हैं, वहां इस लोकसभा की सबसे बड़ी हार अगर किसी हलके में होगी तो वो बाडड़ा में होने की संभावनाएं चौधरी धर्मवीर सिंह की लग रही हैं। जी, अब बात करते हैं गुड़गांव की सीट की, जहां पर भाजपा के सबसे बड़े कहते हैं ना कि जिताऊ कैंडिडेट थे राव इंद्रजीत, उनकी क्या स्थिति है वहां पर? देखो, राव इंद्रजीत के लोकसभा क्षेत्र में भी वोटिंग कम हुई है। हालांकि बड़े शहर भी उस क्षेत्र में आते हैं। वहां उनको एक बड़ा नुकसान चौधरी धर्मवीर सिंह का, जिस तरह से उन्होंने खुलेआम समर्थन किया लोकसभा चुनाव में, और राव दान सिंह चूंकि वो भी एक अहीर प्रत्याशी हैं,
उसका कहीं ना कहीं उनको नुकसान उस क्षेत्र में हो रहा है। हालांकि जीत की तरफ राव इंद्रजीत दिखाई दे रहे हैं, और हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के तरफ से ऐसा लग रहा है कि सबसे सेफ सीट अगर कोई दिखाई दे रही है तो वो गुड़गांव ही है। गुड़गांव में राव इंद्रजीत जीतने जा रहे हैं। हालांकि राज बब्बर ने भी बड़े कांटे का मुकाबला वहां किया, और एक बड़ी बात वहां ये रही कि बीजेपी के कुछ नेताओं की ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि उन्होंने भी राव इंद्रजीत के साथ इस क्षेत्र में उनके समर्थकों ने भीतरघात किया है, जिसका तो कहीं ना कहीं इंद्रजीत को कुछ नुकसान जरूर होगा, लेकिन जीत जाएंगे ऐसा लग रहा है जी। तो फरीदाबाद की क्या स्थिति है? फरीदाबाद में जिस तरीके से फरीदाबाद में भी पिछली बार की तुलना में जो है वोटिंग कम हुई, और इस लोकसभा सीट पर भी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उसके साथ कहीं ना कहीं भीतरघात की खबरें मिल रही हैं। एक बड़ी बात जो पूरे लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ अधिकतर लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी के ही नेताओं के समर्थकों ने कहीं ना कहीं भीतरघात किया है, जिसका सीधा सीधा नुकसान बीजेपी के प्रत्याशियों को हो रहा है, और वही नुकसान यहाँ केपी गुज्जर को भी हो रहा है। हालांकि लग ऐसा रहा है कि वो जीतने के करीब हैं और जीत जाएंगे, लेकिन वो जो 6 लाख से ऊपर का जो उनका मार्जिन था वो अब घट करके बहुत कम आ जाएगा। बिल्कुल ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो रोहतक की बात करते हैं। रोहतक लोकसभा सीट बड़ी हॉट सीट रही यहाँ पर। बिल्कुल अमित शाह से लेके बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए। तो क्या लगता है कि यहाँ पे क्या स्थिति है? जी देखो, रोहतक लोकसभा सीट बड़ी हॉट सीट रही। यहां भी वोटिंग पिछली बार की तुलना में कम रही, और इस लोकसभा सीट पर जो है 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां अरविंद शर्मा की जीत निश्चित है, रोहतक शहर और कोसड़ी विधानसभा क्षेत्र। जबकि बेरी, बादड़ी, गढ़ी सापड़ा, किलोई, महम और कलानौर, ये 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीतेंगे, और बहादुरगढ़ और झज्जर शहर में बड़ा कांटे का मुकाबला है। हालांकि जीत वहां भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की दिखाई दे रही है। यहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा को की जीत का सबसे बड़ा सूत्रधार मैं जो समझ रहा हूं वो राव इंद्रजीत सिंह रहे। इंद्रजीत सिंह ने जिस तरह से भिवानी में इंद्रजीत सिंह ने चौधरी धर्मवीर सिंह की मदद की, उस स्तर पर राव इंद्रजीत ने अरविंद शर्मा की मदद रोहतक लोकसभा क्षेत्र में नहीं की। वो खुल करके जो भाषा उनको बोलनी चाहिए थी, जो भाषण उनको देना चाहिए था, वो उन्होंने कहीं ना कहीं नहीं दिया, और इसका सीधा सीधा खामियाजा अरविंद शर्मा को इस लोकसभा क्षेत्र में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की जो सबसे सेफ जो 2 सीटें दिखाई दे रही हैं वो सिरसा और रोहतक, ये 2 ही लोकसभा सीटें हैं, और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन अंतर जो उनका कभी वो लाखों वोटों से जीतते थे वो इस बार हजारों में रहेगा। जी, अगर बात करें सोनीपत की, क्या खबरें आ रही हैं वहां से? सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में भी वोटिंग बड़ी कम हुई, और यहां बड़ा कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, क्योंकि जिन विधानसभा क्षेत्रों में सतपाल ब्रह्मचारी के बड़ी लीड लेने की संभावना थी, उन क्षेत्रों में वोट प्रतिशत बड़ा कम रहा है, और जो चारों तरफ से जो बातें निकल करके आ रही हैं उसमें यही है कि कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ोली और सतपाल ब्रह्मचारी में कांटे का मुकाबला है, लेकिन मोहनलाल बड़ोली 21 दिखाई दे रहे हैं सतपाल ब्रह्मचारी से, वोटिंग ना होने की वजह से। जी, तो आगे बात करते हैं करनाल की, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद मैदान में थे। वहां की क्या स्थिति है? करनाल लोकसभा क्षेत्र में मनोहर लाल खट्टर जी के लिए पहले जो बड़ी आसान दिखाई दे रही थी आज से 20 दिन पहले, कि वो हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी जीत बीजेपी की तरफ से दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पिछली बार संजय भाटिया 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। लेकिन जो जो चुनाव नजदीक आया, दिव्यांशु बुद्धि राजा का चुनाव जो जनता लड़ रही थी,
उन्होंने जी। मनोहर लाल खट्टर के पसीने छुड़ा दिए और अब हालात ये हैं कि खट्टर साहब बिल्कुल फंस चुके हैं चुनाव में। और वोटिंग हम्म। के बाद ऐसा लग रहा है कि यहां भी हार और जीत हजारों में होगी। और जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें हम्म। कहीं ना कहीं 4 विधानसभा क्षेत्रों में तो कम से कम मनोहर लाल खट्टर चुनाव हारने जा रहे हैं। हम्म। तो ऐसा लग रहा है। जी। तो जी। कुरुक्षेत्र में जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता थे, जहां पर नवीन जिंदल थे बीजेपी की ओर से, और अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी की तरफ से वहां पर चुनावी मैदान में थे, जी। तो वहां के क्या हालात है? त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है या फिर आमने सामने की टक्कर वहां पे? देखो, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से नवीन जिंदल ने आखिर के 3-4 दिन में अपनी मैनेजमेंट की और जिस ढंग से उन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसी खबरें आ रही हैं कि नवीन जिंदल कांटे के मुकाबले में सुशील गुप्ता पर भारी पड़ने जा रहे हैं। और इस हम्म। लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने और उनके पिताजी द्वारा जो अपने कार्यकाल में और हारने के बाद भी और जीतने के बाद भी लोगों के काम करवाए, वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक फायदेमंद हो रहा है। और यहां से भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल तीसरी हम्म। बार खिलने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। हम्म। तो आगे तो अंबाला बचती है फिर। जी। अंबाला लोकसभा में बड़े कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। और इस हम्म। लोकसभा में अन्य लोकसभा क्षेत्रों की अपेक्षा वोटिंग भी अच्छी हुई है। यहां हम्म। पर कुछ भी हो सकता है, दोनों ही प्रत्याशी हजारों की हार जीत में रहेंगे। एक खास हम्म। बात मैं दर्शकों को बताऊं अनुज जी, जब लोकसभा हम्म। चुनाव में 13-14 लाख वोटों की पोलिंग होती है तो 20-30-50 हजार वोट कहीं भी उसमें ये नहीं कह सकते कि फला प्रत्याशी जीतना श्योर है, क्योंकि हम्म। 30-40-50 हजार का जहां गैप होता है वहां हार हम्म। जीत कभी भी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। उसी हम्म। हालात में अंबाला लोकसभा की सीट है। यहां कुछ भी हो सकता है, बड़ी कांटे का मुकाबला इस लोकसभा सीट पर दिखाई दे रहा है दोनों ही प्रत्याशियों में। जी। तो आपके हिसाब से जो कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, जो 6 सीटें हैं, वहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर एज जो है बीजेपी को है? बाकी जी। रोहतक और सिरसा सीट है, तो वहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर सेफ सीट है कांग्रेस के लिए, और बची जो 2 सीटें हैं उनके ऊपर आपको लगता है कि वहां पर कांटे का मुकाबला है? जी। और इस बार इस चुनाव में एक और खास बात देखने को ये मिली कि जिन हम्म। लोगों को बीजेपी की सरकार में काम नहीं हो पाए, हम्म। सार्वजनिक हो या निजी हो, और जिन लोगों को बीजेपी की सरकार से दिक्कतें रही, उन लोगों ने हम्म। बड़ी बम्पर वोटिंग घरों से बाहर निकल करके की, हम्म। जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशियों को जिस दिन 4 तारीख को परिणाम आएगा अंदर खाने भुगतना पड़ सकता है। देखो, इसमें तो वही लग रहा है ना, जिस तरीके से पिछली बार का आपने जैसे आंकड़े थे सामने अपने कि जी। लाखों की जीत थी, अब हजारों में सिमट गई। कहीं ना कहीं तो विरोध तो रहा ही है ना, चाहे वो कार्यकर्ता का रहा हो, चाहे बीजेपी से नाराज लोगों का रहा हो, या उनके नेताओं से नाराज लोगों का रहा हो। तो कहीं ना कहीं विरोध तो रहा है सरकार का। एक खास बात और जो देखने को मिली, खुद जो हम्म। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनकी बॉडी हम्म। लैंग्वेज भी ये बता रही है कि चुनाव कांटे का है और जीत कहीं भी श्योरिटी नहीं है। हम्म। बीजेपी के नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो अपने और अपने समर्थकों के काम ना होने की वजह से निजी और हम्म। सार्वजनिक तौर पर और मान और सम्मान ना मिलने की वजह से पार्टी में कहीं ना कहीं बेरुखी दिखा रहे हैं। अब हम्म। वोटिंग हो चुकी है, चुनाव परिणाम आना है, उसके बावजूद भी नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और ये हम्म। धड़कनें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ भी हो सकता है। जी। जी।
शायद हमारा संपर्क टूट गया था। प्रद्युम्न, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी डॉक्टर साहब। खैर, जिस तरीके से प्रद्युम्न जोशीला से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि किन किन सीटों के ऊपर मुकाबला है वो आपको तफसील से बताया, और कहाँ कहाँ सेफ सीट मान के चल रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की, वो भी बताया। तो कुल मिलाकर यही है कि यहाँ पर जो पसोपेश की स्थिति है, जो वोटर्स ने जिस तरीके से वोट डाला है, और कम प्रतिशत डलने के बाद दोनों ही पार्टियों में खासतौर पर जो सीधा सीधा मुकाबला हो गया है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, और उन मुकाबले में कांटे की टक्कर है और कुछ भी हो सकता है। और जो अभी जो स्थिति दिख रही है 50-50 की अभी दिखाई दे रही है, लेकिन 4 तारीख को 12 बजे के आसपास तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम बीच में भी आपसे जुड़ते रहेंगे। हमारे साथ प्रद्युम्न जोशीला ने बताया। आपका धन्यवाद प्रद्युम्न भाई। जी धन्यवाद।